अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ ये बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फटाफट पता लग जाएगा कि कोई नई वीडियो आई है। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में जैसा कि आप में से कई लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम ही होगा, या सोशल मीडिया के ऊपर देखा करते हैं न्यूज़, उनको पता ही होगा कि आज जी आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पे इनको लाया गया है और पार्लियामेंट से इनको वोट्स मिले हैं और इसी वजह से आसिफ अली जरदारी जो है अब से पाकिस्तान के सदर होंगे। और हम आपको ये बता देंगे जी, इनके मुकाबले में महमूद खान अचकजई साहब, जी हाँ, वो थे और महमूद खान अचकजई साहब जो हैं उनको तकरीबन 119 वोट्स मिले, जबकि आसिफ अली जरदारी को 255 वोट्स मिले। और इस तरह से नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तौर पर सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, काफी फेमस है इंडिया में भी और कई जगह पे। जी हाँ, उनके ये फादर हैं बेनजीर भुट्टो, जो कि पहले पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, उनके ये हस्बैंड हैं। और उससे भी पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके लिए आज कल आप लोग बात सुनी रहे कि अदालत ने कहा है कि हमारी कोर्ट्स ने ये फैसला दिया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फ्री ट्रायल नहीं मिला था। और जी हाँ, उनके ये दामाद हैं। बिल्कुल जी, आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के सामने आ चुके हैं और देखते हैं कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को किस तरह से लेकर चलते हैं। इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स का रोल हुआ करता था पाकिस्तान में, वो जरा ऐसे ही था कि ज्यादा, यानी कह लीजिए जैसे आरिफ अलवी साहब गए या उनसे पहले जो प्रेसिडेंट्स वगैरह गए, कि उनका कोई खास रोल नहीं होता था, उनके पास इतनी पावर नहीं होती थी जितनी कि प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी। हर प्राइम मिनिस्टर के पास भी क्या पावर होती थी, आपको पता है कि उनके तार भी कहाँ से जुड़े होते थे। लेकिन ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर को काफी पावरफुल समझा जाता था। अब आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और देखते हैं कि शहबाज शरीफ और उनके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मिलके कैसे काम करते हैं और दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल साबित होता है, या दोनों मिलकर ही काम करेंगे या एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका की बात अगर हम करें तो अमेरिका की तरफ से भी जी ये स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका चाहता है कि जो नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान की, वो भारत के साथ मिलजुल कर रहे, भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करे। अब जाहिर है कि ये सारी बातें डिपेंड करती है भारत की गवर्नमेंट पे। भारत में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और अप्रैल में इलेक्शंस है, उसके बाद यकीनन लग यही रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दोबारा आएंगे। तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा आएंगे तो उनके और जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली है, उनके टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान से बात करना पसंद करेंगे, क्या भारत की जो नई गवर्नमेंट आएगी क्या वो पाकिस्तान से बात करेगी। लेकिन उसके लिए पहले पाकिस्तान को भी कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए कि जो पहले कंप्लेंट्स होती रही हैं, जो शिकायतें भारत को होती रही हैं पाकिस्तान से, उसके बारे में भी यकीनन पाकिस्तान को सोचना होगा और उसके ऊपर काम भी करना होगा। ऐसे ही कोई भी आके पाकिस्तान से बात करनी शुरू नहीं कर देगा। और इस वक्त वैसे भी पाकिस्तान को अगर देखा जाए या भारत को देखा जाए तो भारत की इस वक्त जो पोजीशन है उसको देखते हुए लगता तो यही है कि भारत को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को है, तो पाकिस्तान को यकीनन सबसे पहले वो सारी शिकायतें दूर करनी होंगी भारत की, जिसकी वजह से भारत जो है पाकिस्तान से बात करने को फिलहाल तैयार दिखाई नहीं देता। बात करेंगे एक बार फिर आसिफ अली जरदारी साहब की। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ तजवीज दी थी, ये कहना है जी आसिफ अली जरदारी साहब का, जिनके ऊपर ये एलिगेशंस भी लगती हैं कि 18वीं आईनी तरमीम जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी। लेकिन उनका कहना ये कि जी वो हमने नहीं की थी, बल्कि हमने सिर्फ तजवीज दी थी और पार्लियामेंट ने उसको किया था। बात करेंगे इमरान खान के साथी शेर अफजल मरवत साहब। जी हाँ, शेर अफजल मरवत जो इमरान खान की पार्टी के मेंबर हैं और आजकल वैसे कुछ खान साहब से नाराज भी लग रहे हैं। उनका कहना यह है कि जी उनको मारने के लिए, यानी उनका मर्डर करने के लिए सुपारी दे दी गई है। जी हाँ, उनका कहना यह है कि $1 लाख जो है
वो किसी को मतलब दुबई में किसी को दे दिए गए हैं $1 लाख, और उसके पीछे उन्होंने बात बताया है या उन्होंने ये बताया है कि जी ये सब कुछ मरियम नवाज के कहने से हो रहा है। इस तरह की उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथ साथ इन्होंने जी हाँ बिल्कुल जो है मरवत साहब ने मरियम नवाज के ऊपर ये सारी एलिगेशंस लगाई हैं, और उनका कहना ये है कि उन्हें किसी भी वक्त मारा जा सकता है, और उसके लिए $1 लाख जो है वो दुबई में किसी टारगेट किलर को, या समझिए वो जो सुपारी लेके कहते हैं ना मार देते ठीक ठीक ठीक, जी हाँ, उनको दिए गए। लेकिन मुझे हैरत की बात ये है कि मतलब इस किस्म के एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन हम खैर दुआ करते हैं कि बिल्कुल ये मरवत साहब जो है बहुत खैरियत से रहें, और इनके ऊपर जो है बहुत लंबी उम्र हो इनकी, और कोई शेर अफजल मरवत साहब को जो है कोई भी नुकसान ना हो। और जहां तक ये कह रहे हैं कि एलिगेशंस लगा रहे हैं कि जी $1 लाख दे दिए गए, तो पाकिस्तान के पास $1 लाख कहाँ इतने फालतू पड़े सर। यहाँ पे तो लोग की वो हालत है कि थोड़े थोड़े से पैसों के लिए जो है अगर कोई यहाँ ही पे कह दे तो शायद लोग आपका गेम यहीं बजा दें, लेकिन वहां जाके $1 लाख खर्चने की फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है लोगों को। लेकिन फिर भी खैर अब ये कोई मजाक नहीं हो रहा है, ये बहुत सीरियस बात है, और उनकी जान वाकई खतरे में। लेकिन पाकिस्तान में तो सबकी जान खतरे में। हमारे जो हमारे साथ जो हमारे दोस्त, हमारे पैनलिस्ट और हमारे जो गेस्ट आते हैं, साजिद ताड़ साहब, उनका भी ये कहना है कि जी पाकिस्तान में तो सभी की जान खतरे में। तो फिर पता नहीं शेर अफजल मरवत साहब जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि वह खुदा करे कि इनकी बहुत लंबी उम्र हो और ये हिफाजत से रहे। और बहर इन्होंने जो एलिगेशन लगाई है उसके जवाब में लोग क्या कहते हैं और क्या बात करते हैं, ये तो जैसे जैसे होगा हम आपको बताते जाएंगे। बात हम करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, ये देखिए एक बार फिर सफारी जो है वहां पर पीएम मोदी गए हैं, और उन्होंने जो है एलिफेंट की सवारी भी की है। ये भी कहा जा रहा है कि जी इस जगह का नाम काजरंगा, ऐसा करके कुछ नाम है काजरंगा। खैर, तो मोदी जी गए, उससे पहले भी मोदी जी सफारी के इस किस्म के विजिट्स करते रहे हैं, उनकी पिक्चर्स आती रही हैं, और एक बार फिर हमने देखा कि वो एलिफेंट खैर की के ऊपर मतलब सवारी कर रहे हैं, और एक बार फिर प्रोमोट करते नजर आ रहे हैं। और यकीनन इसके बाद उनको एनिमल राइट्स और उसके ऊपर भी कुछ काम करना चाहिए, और उसको उसके ऊपर भी यकीनन कोई ना कोई प्रोजेक्ट ऐसा लाना चाहिए जिससे जो एनिमल्स हैं उनकी जान को बचाया जा सके और उनके लिए बेहतर काम किया जा सके। चले इंसानों के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए भी जो है कुछ ना कुछ काम जो है मेरा ख्याल है कि पीएम मोदी यकीनन करेंगे, क्योंकि काफी शौकीन लगते हैं। हर थोड़े दिन के बाद इनकी इसी किस्म की पिक्चर्स आती हैं कि वो कहीं सफारी में गए हैं और उसी तरह का सूट पहना है उन्होंने और वहां पे घूम फिर रहे हैं, जीप में है, तो कभी हाथी की सवारी तो कभी घोड़े की सवारी, और कभी ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस किस्म की एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले रहे हैं। बात करेंगे एक बार फिर पीटीआई की, बात करेंगे एक बार फिर वजीर आला मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्जाम। एफआईए ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर में तलब कर लिया। जी हाँ, शानदाना गुलजार जो कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई की मेंबर भी रही हैं, बल्कि अभी भी हैं, उनको जी हाँ लाहौर हाईकोर्ट ने जो है वो बुला लिया है 14 मार्च को। और क्योंकि उन्होंने जो है मरियम नवाज जो है उनके ऊपर जी कहा था, ऑडियो लीक का इल्जाम लगाया था। तो अब देखते हैं कि शानदाना इस बारे में क्या कहती हैं और जाके कैसे बात करती हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर भारत की, और जी भारत ने जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर। जी हाँ, अब टीचर्स जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टीचर्स जो है वो भी स्कूल्स में कॉलेजेस में हुआ करेंगी, और भारत ने इंट्रोड्यूस करा दी। अब देखते हैं कि किस तरह से बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं और बच्चों को क्या समझ आती है, और बच्चे खुश होते हैं या परेशान हो जाते हैं, या उनको लगता है कि नहीं हमारी ह्यूमन टीचर जो है, जो इंसानी टीचर है, यानी जो नॉर्मल टीचर्स होती है वही सही है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली टीचर से वो ज्यादा सीखते हैं। हम आगे बढ़े, और ये जो आपको पिक्चर इस वक्त दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, जी हाँ, और हम आपको ये भी बताते चलें, मैंने आपको दिखाई है, इसमें यही बताया गया कि पाकिस्तान ईरान जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगे मल्टी बिलियनियर डॉलर ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। जी हाँ, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बहुत टाइम से जो है पाकिस्तान और ईरान के बीच में कहा जा रहा है कि जी ये पाइपलाइन बननी है, लेकिन बनने का नाम नहीं ले रही। बल्कि कई बार तो ईरान की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर तुम लोगों ने ना बनाई तो हम फाइन लगा देंगे। जो फाइन उन्होंने बताया वो फाइन सुन के यकीनन हमारे लोग बहुत परेशान हो गए होंगे, और अब बहरहाल ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। आईएमएफ का लोन जो है वो पाकिस्तान को मिलने वाला है $8 बिलियन का, लेकिन आगे जो है अब ये भी कहा जा रहा है कि उससे
कहीं ज्यादा लोन जो है वो पाकिस्तान ने वापस भी करना है। और वापस कैसे होगा, लोग सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। भारत में भी ये कहा जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान को लोन मिल रहा है उसके ऊपर नजर रखे, आईएमएफ उसके ऊपर देखे कि ऐसा ना हो कि वो सारा का सारा जो है वो डिफेंस में और वहां इधर उधर लग जाए फालतू के कामों में, बल्कि जो चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं उसी के ऊपर पाकिस्तान काम करे, उसके अलावा ना हो। खैर पूरी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान को लोन मिलने पे पूरी दुनिया परेशान है। सबका यही कहना है कि पाकिस्तान लोन लेता चला जा रहा है, पाकिस्तान वापस कैसे करेगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई परेशान नहीं है, इसलिए कि जिन लोगों ने लोन वापस करना है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो जरा भी परेशान मुझे तो कम से कम ना दिखाई दे रहे हैं, ना ही उनकी कोई स्टेटमेंट आ रही है। उससे लगता यही है कि उनको उनको भी पक्का यकीन है कि हमसे कोई पैसा वापस नहीं ले सकता। हम इतने रोने रोएंगे कि उल्टा पैसा मजीद हमें हमारे पास आ जाएगा, हमसे पैसा लेके कोई वापस नहीं ले सकता। लेकिन दुबई की अगर हम बात करें, दुबई यूएई, जी हाँ, वहां पे बारिशें हुई हैं और इतना पानी कि मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने पाकिस्तान बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में जब बारिश होती है तब इस तरह से लोगों के घरों में पानी चला जाता है, गाड़ियां डूब जाती हैं, जगह जगह पे पानी होता है। तो यही कुछ हम एक बार फिर यूएई और दुबई में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा, और अबू धाबी में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और उसके बाद जो है वहां पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया है। और मुझे हैरत है कि इतना पैसा होने के बावजूद जो है वो उनके जो यूएई के जो लोग हैं, खासतौर पे वो जो के बादशाह हैं वहां के सारे, जो जिनके हाथ में ये सारी चीजें होती हैं, जो सब कुछ ठीक करते हैं, या ये कह लीजिए कि जिन्होंने बनाया है यूएई को, इतना जबरदस्त बनाया है कि वहां पे इतने टूरिस्ट जाते हैं, वो आखिर इन चीजों के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि वहां पर इतनी बारिश हुई है और उसके बाद वहां पे हमने देखा कि पानी ऐसे खड़ा हो गया है कि लग रहा है जैसे हम कराची या इस्लामाबाद या लाहौर में कहीं घूम रहे हैं। और ये देख के यकीनन अफसोस भी होता है, क्योंकि यकीनन शायद पहले वहां पे इतनी बारिशें नहीं होती थी, लेकिन जब से उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से वहां पर पौधे लगाए हैं, दरख्त लगाए हैं, थोड़ी ग्रीनरी की है, तो उसके बाद बारिशें होना भी शुरू हो गई हैं। लेकिन साथ साथ उनको इस बात का भी यकीनन ध्यान रखना चाहिए, इस बात की तरफ भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जब बारिशें हों तो इस तरह से पानी ना जमा हो और लोगों की चीजें, घर और गाड़ियां जो है वो खराब ना हो। लेकिन खैर देखते हैं कि इसमें वो कोई काम करते हैं या नहीं। लेकिन ये पहली दफा नहीं है, ये आई थिंक सेकंड या थर्ड टाइम ऐसा मैं देख रही हूँ कि बारिशें हुई है यूएई में बहुत ज्यादा, और उसके बाद इस तरह से वहां पर पानी जो है वो जमा हो गया है और पानी जो है उसको निकालने का, कहीं से साफ करने का कोई उनको तरीका नहीं आ रहा। और ये बड़े अफसोस की बात है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, जब फर्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन हुई थी यूएई में, उसके फौरन ही बाद उन्हें कोई अपने इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बात करेंगे इसहाक डार साहब की। जी हाँ, इसहाक डार साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं और साथ साथ पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके लिए कहा जा रहा है कि जी शायद इनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। जी हाँ, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसहाक डार साहब के लिए पूरी तरह से, हर तरह से कोशिश की जा रही है कि उनको पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। अब नवाज शरीफ साहब के भाई, जैसे मैंने कहा पहले, प्राइम मिनिस्टर, बेटी चीफ मिनिस्टर, और अब ये है समधी, समधी भी है, कजन भी है, और इनको जी बनाया जा रहा है या बनाने की बात की जा रही है एज अ फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन काफी चांसेस हैं, इसहाक डार साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खैर उनको रोकने वाले भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा कुछ करें कि इसहाक डार साहब को फॉरेन मिनिस्टर। बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी मीडिया की। जी हाँ, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर लेते हैं, और उसमें हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जी अब ये सुनने में आया है कि जो टीवी चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, अगर किसी ने वहां जॉब करनी है, अगर किसी को वहां पे शो लेना है, तो उसके लिए जी जाना पड़ता है, आईएसपीआर से बात करनी पड़ती है। और इसी तरह से जो फौजी है अब वही इंटरव्यू लेते हैं और वही ये सजेस्ट करते हैं या वही ये परमिशन देते हैं कि जी इन एंकर को या इन जर्नलिस्ट को या किसी को जो है टीवी चैनल रख सकता है या नहीं रख सकता। ये बातें जो है जी वो बहुत चल रही है पाकिस्तान में, और यही बताया जा रहा है कि चाहे वो कोई सा भी चैनल हो। पहले तो खैर दो चार ही चैनल ऐसे थे जिसको हम लोग कहते थे कि ISPR 1, ISPR 2, ISPR 3, लेकिन अब सुनने में ये आया है
कि जी जितने भी टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान के, अगर वहां पे किसी जर्नलिस्ट ने जॉब करनी है, किसी ने एंकर बनना है या कुछ भी हो, उसके लिए जी परमिशन लेनी पड़ती है उस शहर, उस सिटी में जो ऑफिस होगा ISPR का, जो ऑफिस होगा एजेंसीज का, जी हाँ, उनके पास भेजा जाएगा और वही जो है CV भी देखेंगे, वही इंटरव्यू भी करेंगे और वही जो है वो अप्रूवल भी देंगे टीवी चैनल को कि हाँ जी आप इनको रख सकते हैं। और उसके लिए जाहिर है कि आपको जिस तरह का शोज करने होंगे, जिस तरह की बटरिंग करनी होगी, वो सब आपको मालूम है। इसी वजह से कई लोग जो है वो शायद अब आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते। कुछ सालों से, कोई 4-5 साल से ऐसा हो गया है कि लोगों ने टीवी चैनल पे, यानी कि जो जर्नलिस्ट है उन्होंने टीवी चैनल्स को ज्वाइन करना कम कर दिया है, क्योंकि पहले भी यही कुछ चल रहा था, पहले भी इसी तरीके से रोका जाता था, बात करने से रोका जाता था, टॉपिक्स पे डिस्कस करने से रोका जाता था, अपनी मर्जी का डिक्टेशन दिया जाता था। इसी वजह से मैं और मेरे जैसे कई लोग जो है उन्होंने टीवी चैनल्स छोड़ दिए थे। कुछ टाइम तो हमने किया, उसके बाद हमें लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप अपनी बात रख ही नहीं सकते और सिर्फ आप वही बोलिए जो टीवी चैनल ने आपको डिक्टेशन दिया है। तो फिर ऐसे ऐसा करके कुछ लोग जो है वो ऑलरेडी टीवी चैनल से दूर हो गए थे। लेकिन ये बातें जो है वो पहले कम कम चल रही थी, अब एकदम से ज्यादा बढ़ा दी गई हैं और अब ये कहा गया है कि जी अब हर टीवी चैनल को यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जिसको भी रखेंगे वो जी बूट पॉलिशिया होना चाहिए, वो एंकर, उसके बगैर नहीं जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक ये बात चलती है। जी, बात हम करेंगे इमरान रियाज खान की। जी हाँ, इमरान रियाज खान जो कि यूट्यूबर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इमरान रियाज खान को जी हाँ रिहा कर दिया गया है, फिलहाल उनकी जमानत हो गई है और वो जेल से बाहर आ गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे दोस्त असद तूर अभी तक जो है पुलिस की हिरासत में है और असद को अभी तक जो है वो पुलिस ने नहीं रिहा किया है। और हम जैसे कि कहते हैं, हमेशा ही हमें इंतजार है कि कब असद जो है वो हमें बाहर आते हुए दिखाई देते हैं जेल से। बहरहाल इमरान रियाज जो है उन्हें भी काफी टाइम से अरेस्ट कर रखा था और अब इमरान रियाज खान जो है, सॉरी, उनको जी रिहा कर दिया गया है। बात करेंगे एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने हलफ उठा लिया। जी हाँ, ओथ उठा लिया है नए चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर ने। अब क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी आ चुके हैं तो जल्द ही पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो भी जल्दी ही हमें लगता है कि ओथ उठा लेगी। लेकिन उसके बाद कैबिनेट कितनी बड़ी होगी, क्या हम वही देखेंगे जो लास्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब ने किया था कि एक बहुत ज्यादा मिनिस्टर्स उन्होंने जमा कर दिए थे अपनी कैबिनेट में और उसके बाद कभी कोई रेनोवेशन चल रही होती थी, कभी गाड़ियां खरीद रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे और बेतहाशा खर्चे जो है वो भी किए जा रहे थे। रमजान आने वाला है जी, बिल्कुल 2 दिन के बाद सुनने में, आज जैसे सैटरडे है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और मंडे से सुना है कि जी रमजान होगा और जाहिर है कि कल या परसों में जो है वो कल ही मेरे ख्याल है कि वो चांद देखने के लिए हमारे सारे मौलाना जो है वो छत पे बैठ जाएंगे और उसके बाद दिखाई उन्हें फिर भी नहीं देना है। लेकिन बहरहाल वो बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाकर और ये वो जी बड़ा तमाशा चलेगा और उसके बाद सारे मौलवी लड़ेंगे कि उनमें से अनाउंसमेंट कौन करेगा कि चांद नजर आ गया है। फिर यहाँ कहेंगे, कभी कहेंगे पेशावर में दिखा है, कभी कहेंगे कराची में दिखा है, कभी कहीं, यही होता रहेगा। लेकिन बहरहाल रमजान शुरू हो गया है और होने वाला है, सॉरी, रमजान शुरू होने वाला है और उसके साथ ही महंगाई मगर शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा हर चीजें महंगी हो गई हैं। सारी दुनिया में जब रमजान होता है तो चीजें सस्ती होती है, लेकिन पाकिस्तान वो इस्लामिक ममलिकत है जहां पर रमजान का नाम सुनते ही चीजें महंगी हो जाती हैं और लोग मजीद परेशान हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी दुआ है कि ये रमजान जो है वो सबके लिए बरकत लाए, सबके लिए खैरियत रहे और लोग जो है वो एक दूसरे का ख्याल करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। खासतौर पे वो लोग जो रोड के ऊपर नमाज पढ़ने लग जाते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते लेकिन भारत में बहुत पढ़ते हैं। मैंने भारत में लोगों को देखा है अक्सर कि वो रोड के ऊपर जो है रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल जो लास्ट हमने वीडियो देखी उसमें पुलिस वाले जिस तरह से हटा रहे थे वो भी सही नहीं था, लेकिन उन लोगों की भी गलती थी जो रोड ब्लॉक करके बैठ गए थे। तो लोगों को पुलिस वाला तो दिखा लेकिन वो लोग नहीं दिखे और यकीनन उससे सारी की सारी हमदर्दियां जो थी वो उन लोगों के ऊपर चली गई जो नमाज पढ़ रहे थे और हालांकि गलत वो भी कर रहे थे। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था और वो बेचारा पुलिस वाला शायद हटाते हटाते उनको थक गया था और इसलिए वो कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो गया, गुस्से में आ गया और उसने 2-4 को जो है वो लात मार दी। खैर वो भी नहीं करना चाहिए था, मैं उन्हें भी सपोर्ट नहीं कर रही, मेरा ख्याल है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऐसे हिला के उठाते और कहते कि भाई जाइए,
कॉर्नर में जाके नमाज पढ़िए या मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए। ये रोड पे नमाज पढ़ने वाला तरीका जो है ये हमने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही देखा है, और तो कहीं नहीं देखा। जरा यूएई में करके दिखाएं ना ये लोग, सऊदी अरब में करें, दुबई में करें, अबू धाबी में करें, रोड के ऊपर नमाज पढ़े, फिर देखें वो या हबीबी कान के नीचे वो दो लगाएंगे ना कि दिन में तारे चांद सभी कुछ दिखाई दे जाएगा, और फिर पता लगेगा कि कैसे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया पुलिस को भी जो है थोड़ा सा यूएई और सऊदीज की तरह ही बिहेव करना चाहिए। फाइन लगा दें ऐसे लोगों के ऊपर जो रोड ब्लॉक करते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से रोड ब्लॉक करते हो, उनके ऊपर फाइन लगा दीजिए, तभी ये सुधरेंगे। अदरवाइज ये वही जो मैंने कहा कि विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। खैर हम यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।